हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। उसका ये अगला पार्ट है। ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग यूपीपीजीटी यूपीएचएससी एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसने ये तर्क दिया कि जो व्यक्ति उपयुक्त स्थापित नहीं हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं हैं? ऑप्शन में है आपके कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर। तो पूछ रहा है कि जो व्यक्ति जो हैं उपयुक्त स्थापित नहीं हो सके, मतलब सोसाइटी में सामंजस्य नहीं बिठा सके, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया जीवित रहने के लिए, वे जीने के योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो प्रकृति है या जो समाज है वो चुनौतियाँ उत्पन्न करता है व्यक्ति के लिए, और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं जीने के लिए वही केवल आगे बढ़ पाते हैं, अन्य जो हैं बाकी सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो सिद्धांत का नाम था इनके योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत। योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है, ये थियरी इनकी थी जिसमें ये बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जिसमें ये बात की जाती है कि जो अधिकांश मानवीय पारितोषण है वो दूसरे की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? ऑप्शन में है आपके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, आदान प्रदान है, शोषित है यानी कि यहाँ पर संघर्षवादी कहेंगे, और संरचनात्मक है। तो उत्तर आपका हो जाएगा आदान प्रदान या विनिमय थियरी। विनिमय सिद्धांत ये बात करता है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण जो है वो दूसरों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में है विशिष्ट स्थान, ऐतिहासिक विरासत, सामान्य विशेषताओं को साझा करने वाले सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक या अन्य समूह, कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड। तो समुदाय की विशेषताओं को मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपको पता होगा कि एक निश्चित स्थान होता है, एक ऐतिहासिक विरासत भी होती है क्योंकि एक संस्कृति होती है, और जब संस्कृति होगी तो एक विरासत अपने आप ही हो जाएगी, और जो है यहाँ पर सामान्य विशेषताएं भी होंगी, लेकिन कई क्षेत्रों में फैला हुआ छोटे छोटे खंड नहीं होंगे, बल्कि एक निश्चित क्षेत्र यहाँ पर होता है। समुदाय में क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र और हम की भावना, ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर निश्चित क्षेत्र नहीं दिया है, इसलिए ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगत और सहभाजित यानी कि साझा सांस्कृतिक उत्पाद जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं, क्या कहलाते हैं? आदर्शक, मूल्य, संस्कृति या फिर प्रथा? तो यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है, एक ऐसे सांस्कृतिक उत्पाद जो कि बताते हैं कि व्यवहार उचित था या अनुचित था, यानी व्यवहार को बताते हैं कि वो अच्छा था या बुरा था। तो व्यवहार को अच्छा या बुरा जो बताते हैं उनको हम कहते हैं मूल्य। और अगर यहाँ पे होता कि व्यवहार जो है कैसा होना चाहिए उसके लिए निर्देश, तो निर्देश शब्द होता तो हो जाता आदर्शक। यहाँ पर बात हो रही है अच्छाई बुराई की, औचित्य की, तो यहाँ पर मूल्य जो है आपका सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सामाजिक प्रतिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन में है नजाति केंद्रितता, अज्ञात केंद्रितता, स्व केंद्रिततावाद और राष्ट्रीयता। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक विशिष्ट सामाजिक परिवेश है और लोग मान रहे हैं कि उनकी संस्कृति जो है दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो इसको कहा जाता है
जाति केंद्रिततावाद या फिर एथनोसेंट्रिज्म। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय या सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे। तो विश्वास और मूल्यों की बात हो रही है और प्रभावी संस्कृति को अस्वीकार करने की बात हो रही है। जो मुख्य संस्कृति है समाज की उसको जो है अस्वीकार कर दे और एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करे। तो ऑप्शन में है उपसंस्कृति, प्रतिसंस्कृति, जड़ संस्कृति और सांस्कृतिक समष्टि। तो इसको हम कहेंगे प्रतिसंस्कृति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं काउंटर कल्चर। ठीक है, काउंटर कल्चर इसको कहते हैं। तो काउंटर कल्चर में क्या होता है कि जो समाज की मूल संस्कृति है या प्रभु संस्कृति है उसको पूरी तरीके से नकार दिया जाता है और एक वैकल्पिक, एक अलग ही संस्कृति, एक विकल्प जो है दिया जाता है। उप संस्कृति वहाँ पर होती है जहाँ पर जो है मूल संस्कृति के अंदर ही एक कोई संस्कृति उपज रही हो तो उसको उप संस्कृति, लेकिन यहाँ पर काउंटर कल्चर, प्रति संस्कृति सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, उप प्राचार्य भी है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का जो है अध्यक्ष है। तो ये सभी परिस्थितियाँ मिलकर उसको किस परिस्थिति का जो है निर्माण करती हैं। ऑप्शन में है परिस्थिति समुच्चय, बहुल परिस्थिति या परिस्थिति अनुक्रम। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वो शिक्षक भी है, उप प्राचार्य है, क्लब का मेंबर भी है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी है, यानी कि बहुत सारी परिस्थितियाँ उसकी यहाँ पर एक साथ में बन करके आ गई, बहुल परिस्थितियाँ। परिस्थिति समुच्चय क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिस्थिति समुच्चय में उसकी जो परिस्थिति है वो एक ही होती है, उसके रोल जो है अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अब मैं टीचर हूँ तो मुझे स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन करना है, अपने जो कलीग्स हैं उनसे भी बात करनी है, प्रिंसिपल सर से भी बात करनी है और जो है अभिभावकों से भी बात करनी है। तो ये सेट बनता। लेकिन बहुल परिस्थिति कि मैं टीचर भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक पत्नी भी हूँ, मैं एक बहू भी हूँ और मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। तो ये सारी परिस्थितियाँ क्या हैं कि बहुल परिस्थिति ये हो गई यहाँ पर। ऑप्शन 3 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमिका द्वंद्व का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया है? भूमिका द्वंद्व का संरचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन में है आपके ब्राउन, बर्टन, पार्सन्स और जीपी मर्डॉक। तो भूमिका द्वंद्व का संरचनात्मक सिद्धांत ये दिया है आपके आर.के. मर्टन ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, ये किसने माना कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? तो सामाजिक संरचना को भूमिकाओं की गठरी या भूमिकाओं की संरचना कौन मानता है? ऑप्शन में है ब्राउन, मर्टन, लिंटन और नाडेल। तो यहाँ पर नाडेल हैं जो कि मानते हैं कि जो संरचना है वो भूमिकाओं की गठरी है या भूमिकाओं से मिलकर के बनती है। तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के लिए एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है? ऑप्शन में है पार्सन्स, नाडेल है, लेविस्ट्रॉस है और मर्टन है। तो भूमिका संबंधों का संक्षिप्तीकरण और भूमिकाओं को व्यक्त करने का तंत्र यानी कि रोल सेट। तो रोल सेट की बात करते हैं आपके मर्टन। यहाँ पर रोल सेट पूछा जा रहा है, रोल सेट जो है आर.के. मर्टन ने दिया था। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूहों के एक संयोज, द्विसंयोज और त्रिक में वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन में है आपके सोरोकिन, सिमेल है, समनर है और हॉसेन है। तो एक संयोज, द्विसंयोज और त्रिसंयोज ये जो समूहों का वर्गीकरण है ये किया है आपके जॉर्ज सिमेल ने। यहाँ पर 2nd ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है समनर, अंतः समूह, वह समूह, ये देखिए सही है। मीड, सिग्निफिकेंट अदर, जनरलाइज्ड अदर, महत्वपूर्ण अन्य, ये सही है।
गिडिंग्स का पूछ रहा है सम स्तरीय और विषम स्तरीय समूह, और कूले का है प्राथमिक और द्वितीयक समूह। तो यहाँ पर कूले ने प्राथमिक द्वितीयक समूह दिया है, लेकिन गिडिंग्स का सम स्तरीय विषम स्तरीय समूह नहीं है। उदग्र क्षैतिज समूह जो है ये किसका है, ये मिलर का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? तो वर्ग जो है श्रम विभाजन द्वारा सृजित है और आनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित हैं, और प्लस व्यावसायिक समूह की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, मार्क्स हैं, सुमोलर हैं, दुर्खीम है और फ्रीडमैन है। तो ये कथन है आपके जी सुमोलर का, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है? प्रत्याशित समाजीकरण जो ये है, ये मर्टन का कॉन्सेप्ट है, और मर्टन ने कहा था कि जब हमें कोई भूमिका या परिस्थिति मिली नहीं होती है, फिर भी हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी आप शिक्षक बने नहीं हैं, लेकिन आप उसकी प्रत्याशा में अपने आप को ढाल रहे हैं, तो ये प्रत्याशित समाजीकरण हो जाएगा। और वो किसके कारण घटित होता है? तो संदर्भ समूह व्यवहार के कारण। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं? ऑप्शन में है एफ ओपेनहेमर, कार्ल मार्क्स, पीटर एम ब्लाउ या फिर मैक्स वेबर। तो ये कथन जो है ये संबंधित है कार्ल मार्क्स से। ये सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक तथ्य जो अन्य सभी से अलग दिखता है वो यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। ये किसने कहा है? ऑप्शन में है R.H. लोवी, K.M. कपाड़िया, किंग्सले डेविस और G.P. मर्डॉक। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये संबंधित है R.H. लोवी से। ये परिभाषा है R.H. लोवी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है? ऑप्शन में है परसंस्कृति ग्रहण, समंजन, संस्कृति ग्रहण और लामबंदी। तो संस्कृतिकरण के जो है समतुल्य मानी जाती है, समाजीकरण के जो समतुल्य मानी जाती है उसको हम कहेंगे संस्कृति ग्रहण। संस्कृति ग्रहण की, जब हम संस्कृति को सीखते हैं उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक समाजीकरण हो रहा है व्यक्ति का। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो बाल्यावस्था से वयस्क सामाजिक प्राणी जब कोई बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? बाल्यावस्था शब्द ध्यान रखेंगे। और सामाजिक प्राणी बना तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसका प्राथमिक समाजीकरण हुआ, क्योंकि बच्चे का जो समाजीकरण है बाल्यावस्था से बच्चे का समाजीकरण हुआ और सामाजिक प्राणी बना, तो ये प्राथमिक समाजीकरण है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मार्क्सवादी ढांचे के भीतर ऑप्शन में आपके हैं कोलिंस, कोजर, डेरेनडॉर्फ और सिमेल। तो मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग की संरचना जो दी थी वो दी थी आपके डेरेनडॉर्फ ने। इसको हीरक समान वर्ग संरचना भी बोलते हैं, हीरक समान वर्ग संरचना, ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन में है ब्लाउ, मिलर, P.A. सोरोकिन या फिर लिप्सिट। तो सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन ये गतिशीलता का प्रकार बताया है आपके सोरोकिन ने। आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलता जो है पूछ रहा है, तो सोरोकिन ने ये चीज़ बताई है।
तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।